इलेक्ट्रिसिटी क्लस्टरिंग का एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कई ऐसे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से काफी लिंक्ड अप है। दिस इज सत्यम और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका चार्ज, सेकंड केस में है क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पॉइंट है यार आपका नेट चार्ज, फिर आपका आ जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आ जाता है आपका क्या कूलॉम्स लॉ, फिर आ जाता है आपका चार्ज कंजर्वेशन, करंट को देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे। फिर देखने वाले हम लोग यार ओम्स लॉ को, रेजिस्टेंस को, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को, और 14 नंबर पे क्या है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टेंपरेचर, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। फिर आ जाता है आपका सेमीकंडक्टर एंड सुपरकंडक्टर, फिर है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, डिसएडवांटेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली होता है क्या उसको देखेंगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे, जो फॉर्मूला होता है हीट के टर्म्स में उसको भी देखेंगे। फिर यार हम लोग कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइन वन वर्ड जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिर ये भी देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पावर इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो ये कैलकुलेशन ऑफ पावर है हाउस होल्ड के केस में ये कई बार वैल्यू बेस्ड पे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यार वो है यार आपका फ्यूज वायर। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो कंसिस्ट करेगा टोटल आपको जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी यार आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, कई न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, उन सभी को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप लेवल। जो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट वो एक्चुअली है कि चार्ज होता क्या है। अब हम लोग ध्यान से देखिए, इस चार्ज को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी मैटर को लेता हूँ और उस पर्टिकुलर मैटर को मैं जैसे ही क्या करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जैसे ही रखूंगा तो वो पर्टिकुलर मैटर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ वो पर्टिकुलर मैटर चार्ज को कंसिस्ट करता है, क्योंकि जो जाहिर सी बात है कोई भी जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को, इन विच वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, अब कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक्चुअली मैटर होता क्या है। देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो मैटर क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि क्या करे एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका खुद का क्या हो कुछ वेट हो, खुद का क्या हो कुछ मास हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मैटर। मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट में। हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो फ्रिक्शन का देखो मतलब क्या है कि कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, देखो अगर इसे मुझे डिफाइन करने के लिए अगर आ भी गया देखो एक्चुअली हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडीज को लेते हैं। अब दोनों बॉडीज को मैंने क्या किया, क्लोज लाया। अब जैसे ही मैं क्लोज लाऊंगा दोनों बॉडी को मैंने क्या किया, रब किया। अब जैसे ही मैं रब करूंगा तो होगा क्या, एक्चुअली इस बॉडी में से इस बॉडी में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज मतलब कहने का मतलब कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, दैट इज फ्रॉम इस बॉडी में से और इस बॉडी में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि देखो ये मेरे पास पर्टिकुलर बॉडी है और इस बॉडी को क्या किया मैंने क्लोज मिलाया, तो ये पर्टिकुलर बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसमें क्या करेगा, चार्ज को ट्रांसफर करेगा। तो जो बॉडी लूज करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बस ये ध्यान देना कि कोई भी मेरे पास पर्टिकुलर बॉडी अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, और कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ट्रांसफर की वजह से वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। मूव ऑन करते हैं लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या है, नेट चार्ज। अब हम ध्यान से देखो नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है टोटल। तो मैं बोल सकता हूँ नेट चार्ज का मतलब कहने का क्या है, टोटल चार्ज। अब ये समझा मेरे पास क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिवली चार्ज। एक सेकंड केस लेता है, अगर मैं क्या कहता हूँ मेरे पास वही सेम ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज ए बिहेव करेगा नेगेटिवली चार्ज। एक थर्ड केस भी लेते हैं, उस थर्ड केस में मैं ये देखता हूँ कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो भी इक्वल है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी क्या इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, नेट चार्ज का जीरो हो जाएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूँ। जैसे समझो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 20 है, तो नेट चार्ज क्या होगा, 30 - 20 = 10। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट में जो चार्जेस होंगे वो क्या होगा, डोमिनेंट होंगे। कंसीडर करते हैं जहाँ पे मेरे पास क्या कंसीडर करेंगे, मेरे पास दैट इज Q इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास 1 कूलम गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक स्टूडेंट को पता
सकता हूँ जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो ये क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब ध्यान से देखो एक फॉर्मूला होता है दैट इज Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास NE होता है। अब ध्यान देखो यहाँ पे मेरे पास जो Q होता है वो किसको डिनोट करता है, चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जो मेरा N है वो किसको डिनोट करता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। और E की वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दिया कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज क्या, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ N को कैलकुलेट कर दूँ क्या आ जाएगा, दैट इज N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास Q अपॉन में E आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास देखो Q की वैल्यू क्या मैंने कंसीडर किया, Q या चार्ज का वैल्यू क्या मैंने कंसीडर किया, 1 कूलम। मिली सकता हूँ दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब मैं क्या करता हूँ इस डेसिमल को मैं रिमूव करता हूँ। जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा, दैट इज 10 आ जाएगा। अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, विच इंप्लॉइज आ जाएगा आपका 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। और एक चीज और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19 लिखा है ना, अब इस 10 टू द पावर माइनस 19 को मैं क्या करता हूँ ऊपर शिफ्ट करता हूँ। जैसे ही करूँगा देखो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 10 और ये अपॉन में 16 रहेगा ही। और ये मैंने क्या किया, इस 10 टू द पावर माइनस 19 मैंने क्या किया ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, किसमें प्लस में आ जाएगा। अब यार एक और इंपॉर्टेंट समझो, मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये जो 10 टू द पावर प्लस 19 यहाँ से एक जीरो यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज 100 कर देता हूँ। तो हम डिवाइड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा आपका 100 अपॉन में कितना 16। ठीक है, और ये 10 टू द पावर 19 था तो ये एक जीरो डिक्रीज का दैट इज क्या आ जाएगा इनटू 10 टू द पावर ये 18 हो जाएगा, क्योंकि यार एक जीरो मैंने क्या किया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसको आप सॉल्व करें, दैट इज टोटल आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो मेरा ये 1 कूलम चार्ज है, Q इज इक्वल टू कितना 1 कूलम, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, मैं लिख देता हूँ दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो 1 कूलम है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है किसको, नेट चार्ज को। ठीक है, अब ये जब नेट चार्ज को डिनोट कर रहा है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया किसके, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर हम लोग के पास 2 पॉइंट आता है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये बोलता है कि मेरे पास क्या होता है 2 काइंड के चार्ज होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड केस में लोग के पास क्या होता है निगेटिव चार्ज। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है अगर मेरे पास क्या है तो कोई 2 लाइक चार्जेस है, दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन। अगर मेरे पास 2 डिफरेंट चार्जेस है, डिफरेंट पोलैरिटी के हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इन दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। ये क्या था सेकंड पॉइंट था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली क्या है, कूलॉम्स लॉ। अब ध्यान से जो कूलॉम्स लॉ है वो ये स्टेट करता है कि 2 चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे समझा मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस। अगर एक्चुअली देखा जाए समझा मेरे पास यहाँ पे क्या है कोई चार्ज है जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज Q1, और मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है जिसको हम लोग किसे लिखते हैं दैट इज Q2 से। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में हम लोग के पास एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या हम कंसीडर कर लेते हैं दैट इज उसको कंसीडर करते हैं दैट इज R। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो मेरा कूलॉम्स लॉ है वो ये स्टेट करता है कि जो मेरा F है, ठीक है, ये F क्या है फोर्स है। अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, ये फोर्स 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये मेरा जो फोर्स है वो कैसा हो अट्रैक्शन हो, या फिर जो मेरा पर्टिकुलर फोर्स है वो कैसा हो सकता है रिपल्सन भी हो सकता है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अगर मेरे पास क्या 2 लाइक चार्जेस है तो कैसा होगा रिपल्सन होगा। अगर 2 डिफरेंट चार्जेस है, क्या समझो ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये कैसा है निगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा F होता है, ये जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इसको बोल सकते हो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस दैट इज Q1 Q2, और अपॉन में क्या होता है दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज मैं लिख सकता हूं दैट इज इसको R स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया दैट इज क्या आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या है R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं। जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे, वो पर्टिकुलर कांस्टेंट मेरा क्या होगा दैट इज K। ठीक है, अब देखो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो ये जो मेरे पास K है, इसकी जो K की पर्टिकुलर वैल्यू होती है ये डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं K की बात करता हूँ, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि जो मेरा K है, अगर मैं एयर की मीडियम लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से जो मीडियम लेता हूँ वो क्या लेता हूँ, एयर की, तो इस केस में मेरे पास जो होता है K इज इक्वल टू कितना होता है 9 × 10⁻⁹। अब यार बात आती है किसकी, यूनिट की बात आती है। तो जाहिर से अगर हम लोग यहाँ से K निकालें, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ, और अपन में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास Q1 और Q2, ठीक है। अब हम लोग अगर यूनिट निकाले देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज K एम स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है दैट इज न्यूटन, और Q1 Q2 को लिखते हैं दैट इज C स्क्वायर, ठीक है। तो K का मेरे पास जो यूनिट आ गया दैट इज हम लोग क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में दैट इज कूलॉम का स्क्वायर, दैट इज चार्ज का स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास पर्टिकुलर यूनिट है। तो ये यार ये था आपका छोटा सा क्या कूलॉम्स लॉ। मूव ऑन करते हैं हम लोग यार नेक्स्ट टॉपिक पे, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज कंजर्वेशन। यार अभी हम लोग ने क्या किया था, सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया था, वो क्या था मेरा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी था। वही सेम चीज है यहाँ पे अप्लाई होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे जो सबसे पहले केस में एक बॉडी डॉट को लेते हैं और दूसरे केस में फर लेते हैं। अब इन दोनों बॉडी को जैसे मैं करूँगा क्लोज लाके दोनों को रब करूंगा तो दोनों में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, दैट इज फ्रॉम बॉडी डॉट टू किसमें, फर में। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो जो हम लोग जैसे ही दोनों बॉडी को रब करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, तो क्या होगा, जो इबोनिट रॉड होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो मेरा फर है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेट किया कि जो हम लोग का नेट चार्ज है पूरे सिस्टम का वो कैसा है, कंजर्व है, वो कैसा है, रिमेन सेम है। वो एक्चुअली क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब मैं ये कर सकता हूँ ना कि जो चार्ज है इसको हम लोग नाइदर क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मूव ऑन करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या है हम लोग का, दैट इज करंट। और इसी करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कैपिटल आई से। एक्चुअली हम लोग बात करें करंट की डिफिनेशन की, तो करंट क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज है। जैसे समझा मेरे पास क्या कोई एक ऐसा कंडक्टर है, अगर इस पर्टिकुलर कंडक्टर में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो किसके अपोजिट में, वो फ्लो कर रहा होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे समझो मेरे पास कोई एक ऐसा केस है जहां पे समझो मेरे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा ये इसके अपोजिट में होगा। अब यार जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज होता है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है यार, वो ये है कि करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है या फिर करंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअली यार अगर देखा है तो हम लोग का जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे समझो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में कहीं पे एक क्या है, एक जंक्शन है, और इस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट पे 2-3 डायरेक्शन से करंट आके मीट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उन सभी करंट का अलजेब्रिक सम कर दूंगा। वहां पे उन सभी करंट का जो डिफरेंट करंट डिफरेंट ब्रांचेस से आ रहे हैं, मैं उनका वेक्टर सम नहीं करूंगा। और शायद इसी वजह से आप लोगों ने भी देखा होगा हम लोग करंट का हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लिखते हैं। अब देखो हम लोग के पास जो करंट का एक जनरल फॉर्म होता है, दैट इज क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, जहां पे I क्या डिनोट करता है, करंट को, Q किसको डिनोट करता है, चार्ज को, T किसको डिनोट करता है, टाइम को। अब देखो कभी क्वेश्चन में क्या जाता है आपके 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट में, कि आप क्या करो 1 एम्पियर को डिफाइन करो। देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। अब इन सबका अगर मैं क्या करता हूँ यूनिट को लिखता हूँ, दैट इज SI यूनिट को, तो करंट का क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अब यार क्या होगा मेरे पास चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, कूलॉम, और T को क्या लिखते हैं, टाइम, दैट इज क्या लिख सकते हो, 1 सेकंड। अब देखो जितने भी लिखे एम्पियर, चार्ज, टाइम, इन सब क्या मैं क्या करता हूँ 1 को ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने 1 को ऐड किया, अब यार हम लोग क्या कर पाएंगे, 1 एम्पियर को डिफाइन कर पाएंगे। मेरे पास जो 1 कूलॉम का चार्ज है वो 1 सेकंड में, वो पर सेकंड में उस पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा है, वही क्या है मेरे पास 1 एम्पियर है। मेरे पास देखो दो पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज 1 मिली एम्पियर और कितना होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और मेरे पास जो क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर, दैट इज म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कितना होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। हम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सिंबल्स। एक्चुअली आप देखो अगर क्या करते हो प्रीवियस ईयर के जो भी सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर्स हैं, आप देखोगे यार उसमें 2 से 3 ऐसे जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम ड्रा करना। अब ऐसे पर्टिकुलर केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्या करते हैं आपको एमीटर कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है रियोस्टेट वगैरह ड्रा करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या होता है, अगर आपको एमीटर है तो आपको पता रहना चाहिए कि सीरीज में है, ठीक है। वोल्टमीटर करना है तो आपको पता है कि पैरेलल में कनेक्ट करना है, जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बाद देख लेते हैं जो कि यार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या जो सबसे पहला टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग वायर ड्रा करते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट में, हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, एक लाइन की तरह वायर को ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझो यार मेरा यहाँ पे क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया इस पर्टिकुलर वायर में।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को शो करना है, तो जो क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट को हम क्या करते हैं कि एरो की तरह डिनोट करते हैं। जो हम लोग का सेकंड टॉपिक आ जाता है कि हाँ वो है आपका रेजिस्टर। अब देखो जो रेजिस्टर है हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं, इसी को हम लोग लाइन क्या बोलते हैं, जिप जैप लाइन, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज जिप जैप लाइन, ठीक है, जिप जैप लाइन, ठीक है, मतलब क्या है, इस तरह से कर्व करके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं। थर्ड केस में हम लोग आ जाता है क्या, सेल, सेल को हम क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रा करते हैं, जहाँ पे ये हम लोग का क्या पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, इस पर्टिकुलर सेल का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब जो फोर्थ नंबर पे जाता है कि हम लोग क्या है, बैटरी। अब देखो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 2 सेल को जब कनेक्ट कर देते हैं, 2 सेल 3 सेल 4 सेल के साथ, वो क्या हो जाता है, एक बैटरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली ये हम लोग का क्या हो गया, सबसे पहले ये एक सेल हो गया मेरे पास, ठीक है, ये क्या है 2 सेल हो गया, और ये क्या है मेरे पास एक पर्टिकुलर जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या है, जो बैटरी क्या है उस सेल के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं 2 और मोर देन 2 सेल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। फिफ्थ केस में हम लोग क्या जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रा करते हैं, और ये हम लोग क्या है, ज्वाइंट वायर है। ज्वाइंट वायर देखो क्या है, मेरे पास ये एक वायर आ रहा है और दूसरे वायर को हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बीच में एक सर्किल आ जाता है। सिमिलरली हम लोग सेवंथ केस में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, आपका वायर का केस बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट नहीं है मतलब क्या है, समझो यार मेरे पास यहाँ पे कोई एक वायर है, अब जो दूसरे वायर को हम लोग पास करेंगे, क्या करेंगे, इस वायर को इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे, मतलब ये जो वायर है वो क्या कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ जो हम लोग का जो 8 नंबर पे आ जा रहा है वो क्या जा रहा है, एमीमीटर आ जा रहा है। एमीमीटर और वोल्टमीटर में बस डिफरेंस ये है कि हम लोग को एक्चुअली क्या करना है, एक सर्किल को ड्रा करना। अब जैसे सर्किल को आपने क्या ड्रा किया, बीच में अगर आपने ए कर दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट करा, एमीमीटर को, वी कर दिया तो किसको रिप्रेजेंट करा, दैट इज वोल्टमीटर को। अगर आपने बैटरी का अगर इस तरफ से क्या आ रहा, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा था, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लगा दो, सिमिलरली यहाँ पे भी, और अगर इस तरफ क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी से, तो आप क्या करोगे, ऐसे नेगेटिव साइन बना दो, ठीक है। अब जो हम लोग का 10th नंबर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज रियोस्टेट बोलते हैं। अब जैसे समझाए मेरे पास क्या कोई एक पर्टिकुलर इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरो को कर दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रियोस्टेट, ठीक है। और जो सेकंड केस बनता है कि जैसे समझाए मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एरो लगा दिया इस तरीके से, ये किसको रिप्रेजेंट करा, ये भी इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट को ही रिप्रेजेंट करा। दो तरीके से ड्रा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो और लिख दिया, या फिर आप इस तरीके से ड्रा करें या फिर इस तरीके से ड्रा करो। अब देखो जो हम लोग 11th केस में आ जा रहा है, ओपन स्विच आ जा रहा है। ओपन स्विच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो इसको 2 तरीके से ड्रा किया जाता है। जो सबसे है कि हम लोग करते हैं एक ओपन ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसी को क्लोज स्विच करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक बीच में डॉट लगा देते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे एक और केस बन सकता है कि अगर मैंने स्विच को बनाना है, अगर ओपन करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक लाइन ड्रा करेंगे, ये चीज क्या है, जो है ये ऊपर है इस लाइन से, ये दोनों लाइन के बीच में क्या है, ज्वाइंट नहीं है। अगर क्लोज में देखें तो ये जो है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, तो मतलब क्या हो जा रहा है, ये क्लोज स्विच हो जा रहा है। अब इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या, एमीमीटर और वोल्टमीटर केस। ये हर बार हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछता है। एक्चुअली देखो जो हम लोग का एमीमीटर होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और हम लोग का जो वोल्टमीटर होता है हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब देखो हम लोग का जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे समझा मेरे पास क्या कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है, लेकिन वो चार्ज कहाँ पे है, कि इन्फिनिटी पे है। अब मुझे क्या करना है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कहने का सिर्फ ये कि मेरे पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस पर्टिकुलर चार्ज को मैं क्या करूँ, इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहा हूँ, तो कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मूव ऑन करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो पर्टिकुलर टॉपिक का नेम है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, कि जैसे कंसीडर करो कि मेरे पास क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो मेरे पास पर्टिकुलर जो चार्ज है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। अब मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब हम लोग लेटेस्ट कंसीडर करते हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अब मुझे क्या करना है, कुछ वर्क डन करना था कि वो चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए। मैं कंसीडर करता हूँ वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, पी है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो मेरा पोटेंशियल है, कंसीडर करता हूँ क्या है, वीपी। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ वीपी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सिमिलरली इसी तरीके से यार हम लोग एक केस और कंसीडर करते हैं जहां पे ये देखते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा चार्ज है जो कि कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। अब मैं फिर से वर्डन करता हूं और उस पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
एक इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाता हूँ, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, दैट इज क्यू, और उस पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पे मेरा जो पोटेंशियल क्या है, दैट इज वी क्यू। मैं बोल सकता हूँ वी क्यू इज द पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। मतलब यार हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट द टू पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है मेरे पास P है, वो पॉइंट क्या है मेरे पास Q है, और इस पॉइंट P पे जो मेरा पोटेंशियल क्या है Vp, और इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पे मेरा जो पोटेंशियल क्या है Vq। तो Vp और Vq इन दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग एक फॉर्मूला से लिख सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू W/Q। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जाहिर सी बात, वो चार्ज कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर हम लोग क्या करें, कुछ वर्क डन करें ताकि वो इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए। मतलब बहुत सारे इज V इज इक्वल टू वर्क डन करो W/Q, जहाँ पे V किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, W किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, और Q क्या है, मेरे पास चार्ज है। इसलिए तो हम लोग क्या करना है, एटलीस्ट 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। अब एक ध्यान समझो, ये 1 वोल्ट है ना, हम लोग के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है सिंपल सा क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास W/Q है, ठीक है। अब एक ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो पर्टिकुलर फार्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, अगर हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं, जैसे समझो क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, मैं लिखता हूं यहां पे दैट इज V, और यहाँ पे जो मेरा वर्क डन होता है किसके यूनिट होता है, इसका जो असाइन यूनिट होता है दैट इज जूल, और चार्ज का क्या होता है, दैट इज कूलॉम, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस आ गया। अब मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट है, और जो मेरे पास जूल है वो कितना है, 1 जूल है, और मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, दैट इज 1 कूलॉम है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकता हूँ। When 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point is defined as to, जैसे समझा मेरे पास कोई चार्ज है, क्या है, ये Q है, लेकिन ये जो मेरे पास Q है कितने का है, ये 1 कूलॉम का। अब इस पर्टिकुलर चार्ज को मुझे क्या करना है, मूव करना है, कहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। उस वर्क डन में कितना कर रहा हूँ, 1 जूल का वर्क डन कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सा चीज है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1 जूल का वर्क डन कर रहा हूँ। अब ये 1 जूल का जो वर्क डन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज को, वो चार्ज कितने का, 1 कूलॉम का, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी में। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो मेरा 1 जूल का वर्क डन लग रहा है टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलॉम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वही क्या है मेरा, वही मेरा क्या है एक्चुअली, दैट इज 1 वोल्ट है, ठीक है। अगर एग्जाम में एक बार आ सकता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, तो इस तरीके से आप रिलेट करके हर चीज को काफी इजी वे में डिफाइन कर सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करते हैं यार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक हम लोग का क्या है, ओम्स लॉ। और ये ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ओम्स लॉ पे आप पावर की जो दो डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं, दैट इज I² और दैट इज V² अपने आप यहीं से डिराइव करोगे ओम्स लॉ से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जब यार आप रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पहला का जो डेरिवेशन है, कई बार प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है, वो भी ओम्स लॉ से डिराइव होता है। क्योंकि देखते हैं सीरीज के केस में क्या होता है, मेरे पास वोल्टेज सब में डिफरेंट होता है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ओम्स लगा के I को दोनों साइड इक्वल करके कैंसिल करते हैं। तो यार हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअली ओम्स लॉ होता क्या है। एक्चुअली यार जो ओम्स लॉ है वो ये स्टेट करता है किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन में, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेम्परेचर को स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, मेरे जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर मैं क्या करता हूँ, करंट को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस का है वो भी इंक्रीज करेगा। मैं करंट को डिक्रीज करता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। तब यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, ठीक है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, इसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट में क्या होता है, R, और इसी को R को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ। तो मेरे पास जो नेट फार्मूला जाता है ओम्स लॉ का, दैट इज क्या जाता है, V इज इक्वल टू IR। अब हम लोग का नेक्स्ट, अगर मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, दैट इज इन बिटवीन द V एंड I, दैट इज इन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। तो जो मेरा ग्राफ बनता है वो एकदम लीनियर बनता है। तो देखो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो ये बोलता है कि आप क्या करो, 1 ओम को डिफाइन करो, 1 मास में आ जाता है। देखो हम लोग के पास V इज इक्वल टू क्या था, IR, और यहाँ से हम लोग R निकालेंगे तो R इज क्या हो जाएगा, दैट इज V अपॉन में I, R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन I होगा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, देखो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या, तो ओम होता है, तो मैं लिख देता हूँ दैट इज 1 ओम। वोल्टेज का क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का V होता है 1 वोल्ट, तो मैं लिख देता हूँ दैट इज 1 वोल्ट। और करंट का होता है एम्पियर में, तो मैं लिख देता हूँ दैट इज 1 एम्पियर। मैं हर एक क्या 1 को ऐड कर दिया। मतलब मैं बोल सकता कि 1 ओम क्या एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर्ड कर रहा है एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस एंड है वो कितना है, 1 वोल्ट है।
जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी का मैं डिफाइन करता हूँ तो देखो एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि ऑफर्ड कर रहा है एक ऐसा वायर जिसके पास क्या है, एक यूनिट लेंथ है, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और इसी रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 15, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे बच्चों को देखने, दैट इज कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमी कंडक्टर में। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करें इंसुलेटर में तो इंसुलेटर केस में भी यही होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, दैट इज पॉइंट नंबर 15, और वहां पे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और हम लोग का जो फोर्थ केस है किसका केस है, एलॉय का केस है, तो मैं बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम लोग क्या कहते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन द सेमीकंडक्टर एंड इन डिफरेंस बिटवीन द सुपरकंडक्टर। देखो हम लोग के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक ऐसी मटेरियल होते हैं जिनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लाई करती है इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर। हम लोग का जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, सुपरकंडक्टर। देखो सुपरकंडक्टर का हम लोग बात है, देखो कुछ ऐसी मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी रेजिस्टिविटी को लूज कर देते हैं किसमें, एट लो टेम्परेचर पे, यार वही मेरे क्या है, सुपरकंडक्टर है। एक्चुअली हम लोग कंसीडर करते हैं कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस दैट इज R1 R2 R3, हम लोग क्या करते हैं इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास एक रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, एक क्या है R2 और एक क्या है मेरे पास R3 है। अब इनको मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, दैट इज इन सीरीज में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास क्या करता हूं, सर्किट डायग्राम को ड्रा करता हूं। ये समझा, मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दैट इज, इसको मैं कंसीडर करूंगा R1, ये क्या है मेरे पास R2 और ये क्या है मेरे पास R3। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करूंगा, दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक क्लोज्ड स्विच। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरे पास क्लोज स्विच, और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूं, एक बैटरी लगा देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको यहाँ से लाया और इसको मैंने क्या किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब तो ध्यान जो समझने वाली चीज ये है कि अगर मैं कंसीडर करता हूं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक है, और ये जो मेरा रेजिस्टेंस है क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है मेरे पास R1 है। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास R2 है, और ये रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास R3 है। ठीक है, अब देखो जो मैं अगर मैं कंसीडर करूं टोटल करंट क्या है मेरे पास, I करंट है, तो I करंट जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के लिए करंट क्या है, I है, यहाँ पे करंट क्या है, I है, R2 के अक्रॉस जो करंट है वो भी क्या है, I है, और R3 के अक्रॉस करंट भी क्या है, I है। मतलब मैं बोल सकता हूँ सीरीज के केस में जो मेरा क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, जो करंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल की बात करें तो कोई यहाँ पे क्या पोटेंशियल V है, इस R1 के क्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा, R2 के क्रॉस में पोटेंशियल होगा क्या होगा, दैट इज V2 होगा, और R3 के क्रॉस में पोटेंशियल होगा मतलब क्या होगा मेरे पास V3 होगा। ठीक है, R1 के क्रॉस जो मेरा पोटेंशियल V1 R2 V2 R3 और V3। अब हम लोग देखेंगे दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझो तो हम लोग के पास जो ओम्स लॉ होता है उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अभी जो मेरे पास V इज इक्वल टू IR है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ इस पर्टिकुलर सर्किट में जो मेरा V है इसके लिए V1 V2 V3 मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास क्या है, जो टोटल वोल्टेज है। ठीक है, जो मेरा टोटल वोल्टेज है वो क्या है मेरे पास, दैट इज V1 है। ठीक है, R1 के क्रॉस V2 है, R2 के क्रॉस, और V3 क्या है, R3 के क्रॉस है। मैं लिख सकता हूँ दैट इज यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे क्या है, करंट तो क्या आपके लिए सेम है, और यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, IR है। अब देखो मेरे पास मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू I इंटू R को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज R इफेक्टिव समझ लो। ठीक है, R इफेक्टिव इज इक्वल टू, अब V1 के क्रॉस जो मैं करंट क्या है, I है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज I मल्टीप्लाई बाई R1। ठीक है, V2 के क्रॉस क्या करंट क्या है, I है। ठीक है, करंट क्या सेम है, और R2 क्या रेजिस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली मेरे पास V3 का करंट क्या है, I है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से I को कॉमन लेता हूँ। जैसे ही I को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या मेरे पास बचेगा, दैट इज R इफेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, मैं I को कॉमन लूंगा बच जाएगा, दैट इज मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे I क्या है, दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, तो I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज R इफेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 और क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस R3 हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास सीरीज का केस है। सीरीज के केस में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, अगर मुझे R नेट निकालना है, R इफेक्टिव निकालना है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है दैट इज R1 प्लस कर देंगे किसको, R2 को, प्लस कर देंगे किसको, R3 को। ठीक है, तो R इफेक्टिव क्या गया मेरे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया किसका, सीरीज का केस।
अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बात करें दैट इज पॉइंट नंबर 18 वहां पे हम लोग क्या देखते हैं दैट इज डिसएडवांटेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो यार पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कहते हैं अपने होम में यूज करते हैं, क्योंकि यार वहां पे हम लोग कई एप्लीकेंसेस को एक ही साथ वर्क कराते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, सब एक ही साथ वर्क करते हैं और उन सब के लिए अलग अलग स्विच होता है, तो हम लोग के लिए काफी कंफर्टेबल होता है। लेकिन ये चीज सीरीज के कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यार वहां पे एक पर्टिकुलर स्विच से हजारों लाइट्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का यार वो ये है कि अगर सीरीज के कॉम्बिनेशन में मेरे पास कई कंपोनेंट्स लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन यार अगर उसमें से कोई एक कंपोनेंट भी वर्क करना बंद कर दिया या फिर वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो वर्क करने से फेल कर गया, तो मेरे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सब के सब वर्क नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए हम लोग का जो सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट है वो एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग जो भी लाइट यूज करते हैं डेकोरेशन के केस में, चाहे वो यार आपका वेडिंग हो गया या फिर कोई फंक्शन हो गया जैसे दिवाली वगैरह में, तो एक्चुअली होता क्या कि यार वहां पे नंबर ऑफ लाइट्स रहते हैं, 50 लाइट 100 लाइट को एक ही साथ कनेक्ट करना होता है, और उस पर्टिकुलर केस में लोग जिस भी बल्ब को यूज करते हैं उन सभी बल्ब को क्या करते हैं सीरीज के कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, लाइन से हर बल्ब को लगाते हैं। एक्चुअली अगर उसमें से कोई एक बल्ब भी गलती से भी फ्यूज कर गया तो उसमें क्या होंगे एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि यार वहां पे हम लोग हर एक बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यार देखो हम लोग थर्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बात करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम लोग चाहे अपने घर में अगर चाहे कनेक्ट कराना चाहे किसको बल्ब को और किसको हीटर को एक ही साथ अगर लोग चलाना चाहते हैं तो वो क्या है इम्पॉसिबल, क्योंकि जो जाहिर सी बात है बल्ब को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए और हीटर को क्या चाहिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो दोनों एक साथ नहीं वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से यार एक चीज कंक्लूड ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन लोग देखें ऑलरेडी, यहाँ पे क्या होता है यार इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है हर एक कंपोनेंट के लिए। हम लोग जब डिराइव कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए थे, तो हम लोग देखे थे उन तीनों रेजिस्टेंस में आई करंट ही फ्लो कर रहा था, वोल्टेजेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम लोग जाहिर सी बात देख सकते हैं बल्ब में और हीटर के केस में इन दोनों एप्लीकेंसेस को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो जाहिर सी बात है सीरीज से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको पैरेलल में ही कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। एक्चुअली देखो मेरे पास क्या है 3 रेजिस्टेंस दैट इज R1 R2 R3 और तीनों को मैं क्या करता हूं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, ठीक है। देखो मैं क्या कंसीडर करता हूं मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, एक R1 है, एक क्या है R2 और एक क्या है मेरे पास R3 है। अब इनको मैंने क्या किया पैरेलल में कनेक्ट किया, दैट इज पैरेलल में। अब जैसे समझो मेरे पास क्या है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं देखो ड्रा करता हूँ देखो ये क्या हो गया मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गया दैट इज R1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया एक R2 को ड्रा कर दिया और ये जो मेरे पास क्या हो गया एक रेजिस्टेंस हो गया दैट इज R3 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास R1 है, ये क्या है मेरे पास R2 और ये क्या है मेरे पास R3 है। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ, किससे एक क्लोज स्विच यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही देखो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो मैं क्या करूँगा इसको और इसको क्या करूँगा ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान समझो यहाँ पे जो मेरे पास करंट क्या है, समझो यहाँ से I आ रहा है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे करंट क्या होगा, इस ब्रांच पे भी I होगा, यहाँ पे भी क्या होगा I होगा। लेकिन जैसे ही यार यहाँ पे देखो करंट डिवाइड कर देगा, इस ब्रांच के लिए अलग हो जाएगा, इस ब्रांच के लिए अलग करंट, इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा अलग करंट। तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 दिया है इसके अक्रॉस जो मैं करंट क्या होगा I1 मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि I1 जो मेरा करंट है अक्रॉस द रेजिस्टेंस कहाँ है R1, I2 जो करंट है क्या है अक्रॉस द रेजिस्टेंस का है R2 और I3 जो करंट है मेरे पास क्या है अक्रॉस द रेजिस्टेंस I3 है, ठीक है। तो ये क्या है सिंपल चीज, तो हम लोग जानते हैं दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ, मैं लिख सकता हूँ दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से देखो हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग ये चीज जानते हैं दैट इज अगर मेरे पास V इज इक्वल टू क्या है आई आर फॉर्मूला है, ठीक है। जब मेरे पास क्या हो I और R के टर्म्स में पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अब ध्यान दो यहाँ पे मेरे पास अगर टोटल करंट क्या है मेरे पास I1 I2 I3 मैं लिख सकता हूँ दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और मैं लिख दैट इज अगर मेरे पास क्या कंसीडर करते हैं मेरे पास जो टोटल करंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल दैट इज व्हिच इंप्लाइज I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और ये मैं लिख सकता हूँ दैट इज I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ दैट इज I1 प्लस I2 प्लस क्या लिख सकता हूँ I3 लिख सकता हूँ। अब ध्यान समझिए यहाँ से अगर मैं I के टर्म्स में निकालूं देखो क्या आ जाएगा दैट इज मेरे पास आ जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज V अपॉन में R आ जाएगा, आएगा कि नहीं I के टर्म्स में। कि अब देखो R1 R2 R3 मैं यहाँ से क्या करता हूँ I1 की वैल्यू निकालता हूँ, I2 की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी I3 की वैल्यू निकालता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे I1 कैलकुलेट कर दूंगा I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज V तो मेरा V ही रहेगा। अब रेजिस्टेंस क्या है I1 के क्रॉस जो रेजिस्टेंस क्या है R1 लगा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 हो जाएगा। उसी तरह I2 देखूंगा तो इसके क्रॉस जो मेरा वोल्टेज क्या है सेम है, मतलब ध्यान समझो यार यहाँ पे क्या जो मेरा V है वो इसके लिए भी V है, इसके लिए V है, इसके लिए V है, बस चेंज क्या रहा है यहाँ पे मेरा करंट हो रहा है। अब देखो I3 के लिए देखो तो यहाँ पे V तो क्या सेम है और रेजिस्टेंस क्या है दैट इज अक्रॉस I3 है। ये क्या है मेरे पास 3 वैल्यू है दैट इज I1 I2 और I3 के। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब इन वैल्यूज को क्या करता हूँ मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या करता हूँ पुट करता हूँ। अब देखो जैसे
ही क्या करूँगा पुट करूँ, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज वी अपॉन में आर लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ वी अपॉन में आर इफेक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे आर नेट भी लिख सकते हो। I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज वी अपॉन में R1 लिख सकता हूँ। R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज प्लस वी अपॉन में R2 लिख सकता हूँ। और V3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, दैट इज वी अपॉन में R3 लिख सकता हूँ। अब एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से V को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं V को कॉमन ले देखो क्या आ जाएगा, वी अपॉन में आर इफेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा मेरे पास V को आपने कॉमन ले लिया, बच जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन में R3। अब देखो जैसे ही लिया तो यहाँ से आपका V और V क्या है कॉमन है, तो क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा डेट इज आ जाएगा 1 अपॉन में R इफेक्टिव, ठीक है। 1 अपॉन में R इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ गया, डेट इज 1 अपॉन में R1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में R2 और यहाँ पे थर्ड केस में आ गया 1 अपॉन में R3। ये केस तब है जब मेरे पास कोई तीन रेजिस्टेंस क्या हो पैरेलल में गिवन हो, ठीक है। तो आप क्या फॉर्मूला जो लगाओगे, डेट इज 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या कर रहे थे, R सीरीज के केस में क्या कर रहे थे, डेट इज R1 प्लस R2 प्लस क्या कर रहे थे R3। तो यहाँ से एक चीज ये समझ में आया कि जब मेरे पास कोई तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, पांच रेजिस्टेंस सीरीज के केस में दिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी सीरीज के केस में जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब रेजिस्टेंस का हम लोग क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन पैरेलल केस में क्या करेंगे, 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जैसे समझो, मेरे पास क्या दो रेजिस्टेंस है, एक क्या है मेरे पास R1, एक क्या है मेरे पास R2 है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। किसमें कनेक्ट किया, इसको पैरेलल में। अब देखो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है समझो, मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस क्या है R1 हो गया और ये क्या है मेरे पास एक रेजिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास R1 है और ये क्या है मेरे पास R2 है। अगर मुझे यहाँ पे R पैरेलल का केस करना हो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्म होता है, क्या होता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे R नेट निकालता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, दोनों का रेजिस्टेंस का मैं प्रोडक्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या प्रोडक्ट, दैट इज क्या हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाई R2 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2, ठीक है। बस ये चीज ध्यान देना, पहले क्या करना है प्रोडक्ट करना है और दूसरे केस में हम लोग यहाँ पे क्या करना है एडिशन करना है, ठीक है, प्लस और फिर क्या करना है एडिशन करना है, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस दिए रहेंगे तो R1 R2 अपन में R1 प्लस R2 तीन चार रेजिस्टेंस देंगे, इस ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्किट दिया रहता है पूरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, उसको सॉल्व करना रहता है, तो कई पैरेलल में दो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल इस तरह दिया रहता है। तो यार यहाँ पे आपको काफी वहाँ पे हेल्प मिलेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम लोग क्या दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जाहिर सी बात है, मेरे पास क्या कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उस पर्टिकुलर सर्किट में मेरे पास क्या है कोई एक रेजिस्टर है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टर का सिर्फ एक ही काम, उसका क्या काम है कि अगर पर्टिकुलर सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टर उस फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जाहिर सी बात है जो ये अपोज कर रहा है उसको अपोज करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केस देखते हैं, तो हम लोग के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन में क्या है मेरे पास जो चार्ज होता है दैट इज Q। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग यहाँ से किसके निकालें, W के टर्म्स में निकालें, दैट इज वर्क डन के टर्म्स में देखो क्या है, W इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास Q मल्टीप्लाई बाई V हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या है, दैट इज Q मल्टीप्लाई बाई V हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें W के टर्म्स में देखो क्या है, W इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज Q मल्टीप्लाई बाई V हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ से फ्रॉम द ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर ओम्स लॉ से हम लोग ध्यान से देखें तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं व्हिच इंप्लाइज V इज इक्वल टू IR। अब ये V इज इक्वल टू IR में क्या करता है, यहाँ पे V के प्लेस पे पुट करता हूँ। देखो क्या जाएगा, आ जाएगा मेरे पास W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई V क्या है मेरे पास दैट इज IR है, ठीक है। अब एक्चुअली हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई T होता है। मतलब एक्चुअली इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर हम Q निकालें तो मेरे पास क्या जाएगा, व्हिच इंप्लाइज Q इज इक्वल टू क्या जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ मैं फिर से यार यहाँ पे पुट करता हूँ। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा देखो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू Q का मैं क्या लिख दिया यहाँ पे समझो I लिख दिया मल्टीप्लाई बाई T लिख दिया मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे I या फिर क्या यहाँ पे R है। तो आ जाएगा मेरे पास W इज इक्वल टू I और I स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा मेरे पास I स्क्वायर RT, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जो यूनिट होगी इसकी क्या होगी, दैट इज जूल होगी, ठीक है। यूनिट क्या होगी, दैट इज जूल होगी। अब मैं ध्यान से समझो V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है। यहाँ से अगर मैं क्या करूँ I निकालता हूँ, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज मेरे पास आ जाएगा दैट इज V अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज R आ जाएगा, ठीक है। अब I इज इक्वल टू V अपॉन R में क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करता हूँ मैं पुट करता हूँ। तो मेरे पास एक्चुअली क्या W इज इक्वल टू क्या है मेरे पास I स्क्वायर RT है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये इस तरह स्मॉल टी लगा
जाएगा। अब देखो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, मैं लिख सकता हूँ दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू I की जगह लिखूंगा इसको तो क्या आ जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखो एक आर से ये स्क्वायर चला जाएगा, मेरे पास वो आ जाएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाई टी, तो आ जाएगा दैट इज वर्डन आ गया मेरे पास वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। तो मतलब ये कह सकते हैं हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्डन है पहले केस में आ गया W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और जो फर्स्ट केस में हम लोग क्या आया था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज क्या है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब अगर देखा जाए तो यार मेरे पास क्या है, कोई एक रजिस्टर है जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर से डिनोट कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर रजिस्टर से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ एक हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और उसी हीट प्रोड्यूस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म देते हैं दैट इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। और इसको हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, I क्या है करंट, R क्या है रजिस्टर, और T क्या है दैट इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज क्या जाता है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली देखो अगर देखा जाए तो हमको जो सबसे पहला जो हीट प्रोड्यूस होता है कहाँ पे होता है, कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवन में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक टोस्टर था उसमें भी लोग यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो विंटर में हम लोग जो हीटर यूज करते हैं ना उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट वाला ही केस आ जाता है। अब हम लोग अगर सेकंड पॉइंट को देखें, इट इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ फ्यूजेस टू अवॉइड टू प्रिवेंट फ्रॉम द ओवर करंट। देखो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं अपने पर्टिकुलर होम में कई एप्लायंसेस को यूज करते हैं, टीवी को, बल्ब को, फ्रिज को, एसी को, कई चीजों को, तो उसमें कभी कभी क्या आता है ओवर करंट आ जाता है, ज्यादा करंट आ जाता है, उस पर्टिकुलर केस में जो फ्यूज है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इसको बल्ब में भी यूज करते हैं टू प्रोड्यूस लाइट। अब देखो हम लोग के पास जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका हम लोग क्या करते हैं बल्ब के केस में भी यूज करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ फिलामेंट, ताकि जो बल्ब है वो क्या कर पाए, लाइट को प्रोड्यूस कर पाए। देखो जाहिर सी बात है मेरे पास का जो बल्ब में क्या होता है एक पर्टिकुलर फिलामेंट होता है, वो पर्टिकुलर फिलामेंट टंगस्टन का ही बना हो सकता है, तो जो ये फिलामेंट होता है जिस भी मटेरियल से बनता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है काफी हाई होती है। देखो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से जो फिलामेंट होता है सबसे पहले क्या करता है, हीट को रिटेन करता है, और जैसे ही यार हीट को रिटेन करता है तो उसके बाद क्या होता है जो बल्ब है क्या करता है वो अपने लाइट को इमिट करता है और बल्ब क्या करता है ग्लो करता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। और ये इलेक्ट्रिक पावर का जो डेफिनेशन है ये एक बार क्या हुआ था वेरी शॉर्ट में पूछा था, दैट इज प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड के दिल्ली सेट में। देखो इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग का जनरल फॉर्मूला क्या था, दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T, जहां पे W क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो पावर है वो क्या है, एक मतलब मैं बोल सकता हूं जो पावर क्या है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि कंज्यूम हो रहा है या फिर डिसिपेट हो रहा है किसमें, पर यूनिट टाइम में, क्योंकि अपॉन में क्या T है वही क्या है मेरा पावर है, दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन में T। अब हम लोग का नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है क्या, कैलकुलेशन ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जाहिर सी बात है हम लोग के जो हाउस में, हम लोग के जो होम में जो भी करंट आता है कहां से, पावर हाउस से, वो किलोवाट आवर के यूनिट में आता है। और ये हम लोग को पता होगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 3 × 10⁶ जूल, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना 746 वाट होता है। जो सबसे पहला है देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कहां से, पावर हाउस से, वो किसके फॉर्म में आ रहा है, एक यूनिट के फॉर्म में आ रहा है। और जो भी यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी को यार हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं एप्लायंसेस को वर्क करा रहे हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज किलोवाट आवर के इक्विवेलेंट होगा। अब जो देखो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अगर मैंने 50 किलोवाट आवर को यूज किया तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा। देखो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टोटल यूनिट मतलब कितना यूनिट हम लोग यूज किए हैं, और जो टोटल मेरे पास आ रहा है दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मुझे जो पर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है वो कितने रुपीस पर यूनिट मिल रहा है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट और जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दैट इज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर एक ऐसा वायर होता है जो कि क्या करता है, मेल्ट भी करता है, सर्किट को ब्रेक भी कर देता है, और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है कि आपके होम में जितने भी अप्लायंसेस है, चाहे वो आपका टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आयरन हो गया, इन सबको यहाँ डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। और ये जो पर्टिकुलर फ्यूज वायर होता है ये आपके एलॉय से भी बन सकता है, कॉपर से भी बन सकता है, आयरन से भी बन सकता है, स्टील से भी बन सकता है। तो ये मटेरियल्स है जिनसे यहाँ फ्यूज वायर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 10 का हर एक पर्टिकुलर वीडियो मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, आप जाकर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो और हर एक चैप्टर का काफी क्विक रिवीजन कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।